ग्रुप डी 2018 प्रीवियस ईयर साइंस पेपर पूरा सॉल्व। ग्रुप डी में जो पूछा गया साइंस का पेपर है शिफ्ट 1 का। वेलकम टू साइंस पॉइंट 2.0। क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? व्हाट इज स्टडीड इन फाइकोलॉजी? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी कवक फंगी, ऑप्शन सी परिस्थितिकी इकोलॉजी, ऑप्शन डी विषाणु वायरस। तो देखिए दो चीज़ में कन्फ्यूजन होता है। शैवाल का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, फाइकोलॉजी, और कवक का अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। यही दो क्वेश्चन पूछता है, शैवाल का अध्ययन को फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन को माइकोलॉजी। तो व्हाट इज स्टडीड इन फाइकोलॉजी? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, शैवाल। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित ना हो। चूज अ पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। थॉमस एडिसन, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टाइन। देखिए थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और अल्बर्ट आइंस्टाइन सब इन्वेंटर है, इन्वेंटर, कुछ ना कुछ आविष्कार किए हैं। और विराट कोहली क्रिकेटर है। तो इनमें से अलग कौन सा है? विराट कोहली। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, विराट कोहली क्रिकेटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज ऑप्शन ए एरॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी नेफ्रॉन, ऑप्शन डी धमनिया। तो देखिए दो चीज़ में कन्फ्यूजन होता है। न्यूरॉन, न्यूरॉन संबंधित है तंत्रिका तंत्र से, नर्वस सिस्टम से, और नेफ्रॉन संबंधित है किडनी से, वृक्क से। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन होगा, ऑप्शन सी। नेफ्रॉन का काम क्या रहता है? नेफ्रॉन छानने का काम करता है। अशुद्ध खून को छान के फिल्टर आउट करके शुद्ध खून हमारे बॉडी में, हमारे शरीर तक पहुंचाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? विच ऑफ द फ्लोइंग मीडियम हैज द हाईएस्ट स्पीड ऑफ साउंड? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी लिक्विड द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी निर्वात। तो देखिए ध्वनि को माध्यम की जरूरत होती है, तो सबसे ज़्यादा ध्वनि की होती है, सबसे ज़्यादा ध्वनि की गति होती है ठोस में, फिर होती है द्रव में, और फिर होती है गैस में। गैस में ध्वनि निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकता है, तो इसीलिए ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, ऑप्शन ए। और ठोस में भी किस में? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग? ऑप्शन ए लंबाई लेंथ, ऑप्शन बी पदार्थ टाइप ऑफ मैटर, ऑप्शन सी दाब प्रेशर, ऑप्शन डी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ट्रांसवर्स कट एरिया। तो प्रतिरोध को हम लोग आर से दिखाते हैं, और आर इक्वल टू होता है, ये सिंबल जो है इसका मतलब रो, एल बाय ए, जहाँ पे एल मतलब लंबाई लेंथ और ए मतलब एरिया। तो प्रतिरोध डिपेंड करता है लंबाई पे, पदार्थ पे, टाइप ऑफ मैटर पे, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में भी देखें हम लोग। तो किस पे नहीं करता क्वेश्चन पूछा है? तो दाब पे प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, प्रेशर पे निर्भर नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दाब। निम्न में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक गतिमान गेंद को साथ साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। जब तेजी से कोई गेंद आती है तो हम लोग अपने हाथ को इसलिए पीछे
खींच लेते हैं क्योंकि उसका जो बॉल का इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो ज़्यादा टाइम लेगा, हाथ को पीछे खींचते हैं तो, और उसका वेलोसिटी का रेट जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज कर जाएगा, वेलोसिटी में ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हाथ में उसका इम्पैक्ट भी थोड़ा कम पड़ेगा। तो न्यूटन का सेकेंड नियम है, न्यूटन का सेकेंड नियम है, जहाँ पे बल इक्वल टू एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है। बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, एम फॉर मास, मास मतलब द्रव्यमान, ए फॉर एक्सीलेशन, एक्सीलेशन मतलब त्वरण। ये न्यूटन का सेकेंड नियम है। ऑप्शन बी, जब हम पैदल चलना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। तो ये फास्ट लॉ ऑफ मोशन है, जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम, जब हम पैदल चलते हैं, चलना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। जब एक बस अचानक चलती है तो यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। ये भी जड़त्व का नियम है, जिसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। रॉकेट लॉन्च, अब देखिए रॉकेट जब भी लॉन्च होता है तो ये रॉकेट ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, लेकिन रॉकेट जो गैस छोड़ता है वो नीचे की ओर। तो ये क्या है, क्रिया अभिक्रिया, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये है न्यूटन का तीसरा नियम, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। रॉकेट लॉन्च होगा गति का तीसरा नियम का उदाहरण। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट ड्यू टू विच टिश्यू, पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होती है। ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन सी कॉलेनकाइमा, ऑप्शन डी फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है, पौधों में जल का संवहन करना। फ्लोएम का काम क्या होता है, भोजन तैयार करना। स्क्लेरेनकाइमा का काम क्या होता है, कठोरता प्रदान करना। स्क्लेरेनकाइमा कठोरता, और कॉलेनकाइमा का काम क्या होता है, लचीलापन लाना, लचीलापन। तो पौधे में लचीलापन का कारण क्या होता है, ऑप्शन सी कॉलेनकाइमा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब कोई वस्तु वृत्त पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। When an object moves along a circular path, the force acting on the rotating object towards the center is called। ऑप्शन ए कोणीय बल, ऑप्शन बी साधारण बल, ऑप्शन सी अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन डी ग्रेविटी। तो देखिए जब भी केंद्र, ये एक सर्कुलर पाथ है और अगर केंद्र की ओर फोर्स लग रहा है, केंद्र की ओर अगर फोर्स बल लग रहा है तो इससे हम लोग कॉन्सेंट्रिक फोर्स बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक फोर्स बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। अभिकेंद्रीय बल, इसका और एक नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर अंदर की ओर, केंद्र की अंदर की ओर लगेगा तो इसे अभिकेंद्रीय बल बोलेंगे, और केंद्र के बाहर की ओर लगेगा बल तो उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, कॉन्सेंट्रिक फोर्स या अभिकेंद्रीय बल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसकी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। एज लॉन्ग एज एन अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड टू ए बॉडी इट कंटिन्यूसली चेंजेस। ऑप्शन ए भार, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी आकृति, ऑप्शन डी चाल। तो देखिए कोई भी पिंड पर अगर हम लोग असंतुलित, मान लीजिए कोई ये ऑब्जेक्ट है और इस पे हम लोग असंतुलित बल लगाएंगे तो भार में कोई चेंजेस नहीं आता है, द्रव्यमान में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, आकृति जो फिगर है वही फिगर रहेगा। तो चेंजेस जब भी अनबैलेंस फोर्स लगाएं तो इसका चाल में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, या तो तेज हो जाएगा या तो धीरे हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, चाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन सी क्रिया हवा में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर।
ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस जिसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, ऑप्शन बी ब्रेथ जिसे श्वसन बोलते हैं, ऑप्शन सी इमिशन जिसे उत्सर्जन बोलते हैं, ऑप्शन डी इवापोरेशन जिसे वाष्पीकरण बोलते हैं। तो देखिए पौधे जो होते हैं वो हम लोग से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो पौधे हम लोग से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे बोला ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो प्रकाश संश्लेषण तो नहीं होगा। पौधे अपना खाना प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही बनाते हैं, धूप से ही बनाते हैं। तो ये ऑप्शन ए तो गलत हो गया। अब देखिए इवापोरेशन वाष्पीकरण में क्या होता है, जो पौधे जो पानी रहता है वो धूप के माध्यम से उड़ा देते हैं, उसको वाष्पीकरण। इवापोरेशन मतलब क्या हो गया? पानी उड़ जाना, वाष्प बन जाना। उत्सर्जन, जो भी हम लोग खाना खाए हैं उसको लिक्विड के फॉर्म में या वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में हम लोग बाहर निकाल देते हैं। और फिर आता है श्वसन। मानव क्या करते हैं? ह्यूमन बींग्स और प्लांट से ऑक्सीजन लेते हैं और वही हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को सांस लेते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। Which of the flowing metals react with vapor to form metal oxide and hydrogen? धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो देखिए मेटल जब भी वाष्प के साथ मतलब पानी के साथ रिएक्ट करेगी तो वो मेटेलिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। धातु जब भी पानी के साथ रिएक्ट करेगी तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एल्युमिनियम जब भी पानी के साथ रिएक्ट करेगी तो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस निकाल देगी। तो इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एल्युमिनियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली नोन बाय दिस नेम। ऑप्शन ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी धोने का सोडा, ऑप्शन सी वॉशिंग सोडा, ऑप्शन डी कास्टिक पोटास। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट, धोने का सोडा को सोडियम, दो चीज़ कन्फ्यूजन होता है। एक वॉशिंग सोडा जिसे धोने का सोडा बोलते हैं, तो इससे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं हम लोग। और एक होता है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, इसे बेकिंग से बी आ रहा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सही उत्तर होगा, सोडियम कार्बोनेट पूछ रहा है तो धोने का सोडा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान है, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24, 1.6 × 10⁻−19, ऑप्शन सी 3 × 10⁸, ऑप्शन डी 9 × 10⁹। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 6 × 10⁻24। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर फाउंड इन ऑल 3 स्टेट्स? धातु, आधातु, निष्क्रिय तत्व, इनएक्टिव एलिमेंट्स, उपधातु, मेटालॉइड्स। देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए इसके लिए हम लोग पीरियोडिक टेबल में चलते हैं। अब देखिए ये जो स्काई ब्लू कलर का, नीला कलर का दिख रहा है, ये सबको हम लोग मेटालॉइड कहते हैं। और इसके इधर साइड को हम लोग धातु, मेटल बोलते हैं। और बाकी इधर वाला को नॉन मेटल, अधातु बोलते हैं, नॉन मेटल। क्लियर है? अब देखिए ये जो कार्बन जो होता है वो नॉन मेटल है लेकिन ठोस अवस्था में होता है। कार्बन का एक अपरूप होता है ग्रेफाइट जो कि ठोस अवस्था में होता है। आयोडीन, नमक, ये देखिए यहाँ पे आयोडीन है,
ये भी ठोस अवस्था में होता है। हम लोग जानते हैं कि एक ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड होगा, द्रव होगा रूम टेम्परेचर में, वो होता है ब्रोमीन, Br, ब्रोमीन। ब्रोमीन। और ये जो देख रहे हैं आप लोग, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब नोबेल गैस होता है, नोबेल गैस होता है। क्लियर है? तो देखिए तीनों अवस्था में मिल गया। ठोस अवस्था में हम लोग देखें कार्बन, आयोडीन, द्रव अवस्था में देखें ब्रोमीन, और गैस अवस्था में देखें हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, आर्गॉन। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? अधातु, नॉन मेटल, ऑप्शन बी। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। ऑप्शन ए डायलाइसिस, ऑप्शन बी हीमोलाइसिस, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस, ऑप्शन डी पैरालाइसिस। देखिए मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को हम लोग डायलाइसिस बोलते हैं। ऑप्शन ए डायलाइसिस। ये था पिछले साल का शिफ्ट 1 का ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन। कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बताएं कि इसका और दूसरा पार्ट बनाए कि नहीं। थैंक यू।